सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, भारतीय संविधान या राजनीति विज्ञान का अध्ययन आज से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा कि भाई किस तरीके से अपन हमारा अध्ययन प्रारंभ करें, तो हम जो सिलेबस लेकर चलेंगे वो हमारा मेन फोकस होगा रिट वाली एग्जाम को लेकर। लेकिन अब देखो, इसके आगे अपन थोड़ा और सोचें तो रिट में जो आपके सिलेबस दे रखा है पॉलिटिकल साइंस का, तो रिट वाले सिलेबस में वो सारे बिंदु हैं जो राजस्थान पुलिस में भी है, पटवार में भी है। इसके अलावा कोई सा भी चाहे कंपटीशन ले लो, चाहे आप आरएस तक के कंपटीशन ले लो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस के वो सेम बिंदु रहते हैं, लगभग सेम बिंदु रहते हैं। कोई एक आधा % कुछ टॉपिक ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जैसे अपन बात करें उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल, तो टॉपिक तो लगभग यही समान मिलते हैं, कोई सा भी कंपटीशन ले लो चाहे तो। और हर टॉपिक को अपन इस तरीके से करने का प्रयास करेंगे कि चाहे कोई आप आरएस तक का भी एग्जाम दो तो अपना प्रयास ये रहेगा कि उसमें भी आपका क्वेश्चन कोई गलत ना रहे। तो चलो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक से अपन अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। रिट की जो एग्जाम है या रिट का जो सिलेबस आपके डाल रखा है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है उद्देशिका। आरएस के सिलेबस में भी पहला पॉइंट आता है उद्देशिका। और संविधान का प्रारंभ भी अपन जिस टॉपिक से करते हैं उस टॉपिक का नाम है उद्देशिका। अब समझना इसके बारे में क्या होता है। संविधान का जो निर्माण हुआ था इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं अपन कि ये उद्देशिका आई कहां से है संविधान में। तो संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो तो हो गई कब? 9 दिसंबर 1946 को। फिर एक दिन का गैप देने के बाद दूसरी बैठक जो हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। फिर एक दिन का गैप देने के बाद तीसरी बैठक हुई कब? 13 दिसंबर 1946 को। और अपनी जो ये उद्देशिका या प्रस्तावना वाला जो टॉपिक शुरू होगा वो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है इस बैठक से संबंधित होगा। समझ रहे हो बात? ये प्रस्तावना या उद्देशिका आई कहां से? संविधान सभा की तीसरी जो बैठक हुई थी वहां से ये प्रस्तावना या उद्देशिका का कंसेप्ट अपने सामने आया है। अब देखना इसमें जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, जैसे संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। उन 389 सदस्यों ने अपनी जो बैठक प्रारंभ की थी वो बैठक की थी वर्तमान में जो संसद भवन है दिल्ली में, उस संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय कक्ष जिसे अपन बोलते हैं, वहां संविधान सभा के सदस्यों की बैठक प्रारंभ हुई। पहली बैठक में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य था, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य था, उसको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उसका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि सभी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ या सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन था? यही था। अब इस सदस्य ने क्या किया? पहले ही दिन सब सदस्यों को, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, उन सभी सदस्यों को क्या दिलवा दी? शपथ दिलवा दी। पहला कार्य तो इन्होंने ये किया। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव करवा दिए। क्योंकि हालांकि पहली बैठक का अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही था, लेकिन ये तो अपनी वरिष्ठता के कारण, अपनी सीनियरिटी के कारण अध्यक्ष बना था। तो ये तो लोकतंत्र का नियम नहीं है कि जो सबसे बड़ा हो वही अध्यक्ष बने। लोकतंत्र में तो बाकायदा चुनाव होते हैं, जिसको ज्यादा बहुमत हो
जिसको ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हो वही क्या बनना चाहिए, अध्यक्ष बनना चाहिए। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हुए थे, और वो अध्यक्ष पद हेतु चुनाव किसने करवाए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करवाए थे। और अध्यक्ष पद हेतु चुनाव के बाद संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बना था वो कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो शुरुआती चर्चा हो गई। देखो एक परंपरा जो लोकसभा में अभी भी चल रही है वो यहीं से संविधान सभा की बैठकों से प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में नई लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के नए नए सदस्य जब वहां जाते हैं लोकसभा में, तो उनमें से जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम्प्ट स्पीकर बनाया जाता है। वो लोकसभा का अध्यक्ष भी क्या करता है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर भी क्या करता है, सब सदस्यों को शपथ दिलवाता है और अध्यक्ष पद हेतु लोकसभा में चुनाव करवाता है। हम हमारा अध्ययन प्रारंभ करेंगे यहां से, समझ गए। तो संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार आदि पदों के लिए क्या हो गए, चुनाव हो गए। तो जो भी चुनाव वगैरह होने थे वो तो संविधान सभा की शुरू की 2 बैठकों में संपन्न हो गए। उसके बाद अब संविधान सभा के सामने सबसे पहला प्रश्न तो ये आना चाहिए था कि जिस संविधान का अपन निर्माण करने जा रहे हैं उस संविधान के निर्माण के लिए हम किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखें। कहने का मतलब ये है कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें संविधान का निर्माण करना है। तो इस 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, इस संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। संविधान सभा में क्या पेश किए गए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। क्या थे कि भाई यहां तक तो चुनाव वगैरह संपन्न हो गए थे, अब यहाँ ये देखना था कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें संविधान का निर्माण करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिए। उन उद्देश्य प्रस्ताव में 8 बिंदु लिखे हुए थे कि इन बिंदुओं को या इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आगे जाके हमें किसका निर्माण करना है, संविधान का निर्माण करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा में क्या पेश कर दिए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिए। संविधान सभा के सदस्यों ने उन उद्देश्य प्रस्तावों पर डिस्कशन किया, बहस की। बहस करने के बाद 22 जनवरी 1947 को उन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा द्वारा मंजूरी दे दी गई। 22 जनवरी, ये तारीख भी आप लोग याद रखोगे, 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए। समझ गए, पेश 13 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा द्वारा पारित का 22 जनवरी 1947 को। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, जब संविधान का निर्माण कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बनकर पूरी तरह क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था। उस दिन इन उद्देश्य प्रस्तावों को ही किसके रूप में अपना लिया गया, उद्देशिका के रूप में अपना लिया गया। तो जिस उद्देशिका की अपन चर्चा कर रहे हैं वो कहां से आई थी, 13 दिसंबर 1946 को पेश उद्देश्य प्रस्तावों से ही इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो लास्ट में आके उद्देश्य प्रस्ताव किसके रूप में अपनाएंगे, उद्देशिका के रूप में अपनाएंगे। इस टॉपिक से संबंधित ये तो क्या है कि ये चर्चा तो अपन जब संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे ना तब कंप्लीट चर्चा कर लेंगे। अभी अपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप इस इतना तो आपको याद रखना ही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में अपन इससे आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं।
देखो ये जो उद्देशिका है ना, जैसे अपन बात करें, ये तो पहले 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, उद्देशिका। फिर इसको ध्यान में रखते हुए ये भारत का संविधान निर्माण हो गया। तो इसे तो मान सकते हैं अपन क्या, भारत का संविधान, और इसे मान सकते हैं क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। समझ रहे हो बात। इन उद्देश्य प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए किसका निर्माण हुआ था, भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद इन उद्देश्य प्रस्तावों को ही किसके रूप में अपना लिया गया, उद्देशिका के रूप में अपना लिया गया। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि इसी का विस्तृत रूप क्या है, संविधान है। उद्देश्य प्रस्तावों का ही विस्तृत रूप क्या है, संविधान है। जब अपन हिंदी में कोई निबंध लिखें, निबंध लिखने से पहले सबसे पहले तो उस निबंध की क्या लिखते हैं, प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना के आधार पर ही बाकी का अपन क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। सेम यही बात यहाँ लागू होती है। इन उद्देश्य प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए क्या लिखा गया, संविधान लिखा गया। हिंदी में प्रस्तावना के आधार पर ही क्या लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है। इस कारण इन उद्देश्य प्रस्तावों को ही क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। तो आज का जो अपना टॉपिक था, इसको अपन उद्देशिका भी कह सकते हैं और प्रस्तावना भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो जो अपने उद्देशिका लिखी हुई है, उस उद्देशिका को आप ऐसे की ऐसे याद रखोगे। जैसे अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो समझने की बजाय, हालांकि अपन कंप्लीट इसको समझेंगे बाद में, उससे पहले आपको याद करना है, रटना है इसको। कैसे, अपने जो भी एनसीईआरटी की कोई सी भी किताब ले हो, चाहे हर किताब के पीछे लास्ट पन्ने पे लिखा हुआ होता है उद्देशिका, और वो उद्देशिका भारत के संविधान की उद्देशिका ही है। अब देखो उसमें लिखा हुआ क्या होता है। जैसे उसमें लिखा हुआ होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। समझ गए बात। ये क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को इसके बाद में लिखा हुआ है क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद में लिखा हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। देखो डायरेक्ट प्रस्तावना में से उठकर क्वेश्चन आते हैं, अभी अपन चर्चा करेंगे एक बार इसको लिखने के बाद कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें कहाँ कहाँ से बनते हैं। फिर लिखा हुआ है प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, या कह सकते हैं अपन समता। फिर लिखा हुआ है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अखंडता सुनिश्चित
करने वाली बंधुता प्रदान करते हुए, फिर लास्ट में लिखा हुआ है आज 26 नवंबर 1949, कोष्टक में हिंदी का महीना भी लिखा हुआ है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, उसी कोष्टक में विक्रम संवत 2006 भी लिखा हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की उद्देशिका कह दो चाहे प्रस्तावना कह दो। अब देखो लास्ट के अगर अपन 1-1.5 साल के पहले का कोई सा भी पेपर उठाते हैं, सामान्यतः प्रस्तावना में से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा अपने को, और वो क्वेश्चन रहता था 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए वाक्य। इसके बाद लास्ट के साल भर में जो पेपर हुए हैं उनमें क्या होगी कि धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है पेपर का लेवल भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब वर्तमान में जो उद्देशिका या प्रस्तावना से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल भी थोड़ा बढ़ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है? वो क्या वाक्य होगा? हम भारत के लोग। समझ गए बात? एक एक का अपन अर्थ भी देखेंगे, इसका अर्थ अपन बाद में देखेंगे। पहले एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से हैं, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? हम भारत के लोग। अगला प्रश्न सुनना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो भारत शब्द का उल्लेख हुआ है कितनी बार? 2 बार। और ये दोनों बार पहली लाइन में लिखा हुआ है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। समझ गए बात? डायरेक्ट इस प्रस्तावना में से क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना में लिखे गए वाक्यों का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन देता है और इनको वो उल्टे सुल्टे क्रम में लिख देता है। जैसे एक ऑप्शन आ गया आपके पास, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। पहला ऑप्शन तो ये है, तो सोचो थोड़ा, देंगे सही है गलत है? ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही मिलेगा, वो सही ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये जो वाक्य है ना, इनका अपने को क्रम ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, अपन जब प्रस्तावना चाहे तो अपन संविधान का जो बेयर एक्ट आता है लॉ पब्लिकेशन का, उसमें भी अपन संविधान की प्रस्तावना देख लें। चाहे अपन 10वीं 12वीं 6ठी 7वीं 8वीं एनसीईआरटी की किताब में भी जब अपन प्रस्तावना देखते हैं तो ये 4 वर्ड थोड़े मोटे अक्षरों में लिखे हुए होते हैं। कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन चारों का एग्जाम में क्रम पूछा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही होती है जो इसका जो क्वेश्चन बना था ना, उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रस्तावना में लिखे गए वाक्यों का निम्न में से सही क्रम कौन सा है? एक ऑप्शन में डाल देगा वो न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। इसका मतलब ये गलत हो गया। एक सही ऑप्शन मिलेगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मतलब ये डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं अपने प्रस्तावना में से। एक आपके जैसे क्वेश्चन आ गया, भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न में से कौन सा न्याय नहीं है? दोबारा सुनना प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय नहीं है। 4 ऑप्शन आ गए, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। कौन कौन से ऑप्शन में? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। तो धार्मिक न्याय अपनी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में 3 ही न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता में से
डायरेक्ट जैसे यही वर्ड आ गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तहत भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता कौन सी है? प्रतिष्ठा व अवसर की। एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से बनता है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया? तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब देखो ये तो कुछ क्वेश्चन जो अपने प्रस्तावना में से डायरेक्ट बनते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जब अपन प्रस्तावना का कंसेप्ट समझे, उससे पहले अपने को ये प्रस्तावना क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट याद होनी चाहिए, और उसके बाद में अपने को इसका कंसेप्ट समझना है। अब इसके बाद में आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में अपन इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो आपको बताया जाएगा, इसके कुछ अर्थ निकलते हैं, इन वर्डों के कुछ अर्थ निकलते हैं, और उनके अर्थ को लेकर भी डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इनके अर्थों को लेकर और इसका जो अगला कंसेप्ट होगा उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।